हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है वेडनेसडे, अगस्त 8, 2018। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक जो आपको दिख रहा है, एम करुणानिधि 94 वर्ष की उम्र में करुणानिधि जी का देहांत हो गया है। और वो 11 दिन की उनको लंबी बीमारी के चलते वो हॉस्पिटल में थे और फाइनली उनकी डेथ हो गई अब, है ना। बड़ी दुख की घटना है। तो इसी घटना को लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है, जिसमें हम उनके लाइफ के बारे में, लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उन्होंने कितने टर्म्स कहने स्पेंड किए असेंबली में अपने, है ना, और उन्होंने क्या क्या किया अपनी पार्टी को, जो डीएमके पार्टी है उनकी, उसको उन्होंने कैसे कहने का आगे प्रमोट किया। वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया जनता के लिए और उनकी छवि कैसी है, वो सारी चीज़ें, और लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, खासकर ऑथर जिसने ये एडिटोरियल लिखा है वो क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ ग्रामर पॉइंट्स के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं। हिज पासिंग मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन तमिलनाडु। द एंड ऑफ एन एरा, एक युग का अंत। ठीक है, हिज पासिंग, उनका गुजर जाना, मार्क्स माने होता है सेलिब्रेट, यानी कि संकेत देता है, या एक जैसे उस तरह की कोई सुखद घटना है तो सेलिब्रेट करने के मीनिंग में, लेकिन यहाँ क्या है, हिंट के मीनिंग में, आप पॉइंट आउट के मीनिंग में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हिज पासिंग्स, उनका गुजर जाना है, ये मार्क्स संकेत देता है द एंड ऑफ एन एरा इन तमिलनाडुज पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की राजनीति में एक युग के अंत का संकेत है। उनका गुजर जाना, उनका देहांत हो जाना, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक युग का अंत है। एंड और लीव्स, क्या लीव्स, हिज पासिंग लीव्स, उनका गुजर जाना, लीव्स छोड़ता है ए पॉलिटिकल वॉइड, वॉइड माने होता है स्थान, एम्प्टी स्पेस, एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्थान छोड़ के जाता है उनका देहांत। ठीक है ना, उनका देहांत हो जाना या उनका गुजर जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्थान छोड़ के जाता है। अब देखिए, आपने वॉइड का मीनिंग पढ़ा होगा। वॉइड को आपने किस हिसाब से पढ़ा, एक होता है नल एंड वॉइड, कहने का खारिज कर देना, वॉइड जब वर्ब के रूप में आता है। एक वॉइड का मतलब होता है कमी, है ना, वॉइड ऑफ समथिंग यानी लैक ऑफ समथिंग, इस सेंस में होता है। तो जब ये होता है आपका अभाव, वॉइड ऑफ समथिंग, तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो वॉइड ऑफ समथिंग माने लैक ऑफ समथिंग, ये एडजेक्टिव हो गया। और वॉइड का मतलब जब खारिज करना होता है तो इसका मतलब होता है आपका क्या, VOID, वॉइड मतलब वर्ब है। ठीक है ना, और जब ये नाउन के फॉर्म में होता है, देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल ए आया है, तो ये वर्ड क्या है, नाउन है। जब ये नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है लार्ज एम्प्टी स्पेस, एक बहुत बड़ा खाली स्थान। ठीक है, तो ये क्या है, इनका गुजर जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्थान छोड़ के जाता है। अब वो एक ऐसा पद, जो जिस पद पर वो थे, जिस हिसाब से वो डील कर रहे थे अपनी कहने का गवर्नमेंट को या अपनी पार्टी को, वो एक बहुत बड़ा जो प्लेस है वो एम्प्टी हो गया है। ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं एडिटोरियल को। द लाइफ स्टोरी ऑफ मुथुवेल करुणानिधि, एम का फुल नेम क्या है, मुथुवेल। ठीक है, तो लाइफ स्टोरी जीवन की कहानी ऑफ मुथुवेल करुणानिधि, एम करुणानिधि जी के, इज आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की राजनीति का एक इतिहास है। अगर हम बात करें तो एम करुणानिधि की जो जीवन की गाथा, जीवन की कहानी है, ये तमिलनाडु के राजनीति का एक इतिहास है। अ 5 टाइम चीफ मिनिस्टर एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर, 5 बार चीफ मिनिस्टर बने हुए, 5 टाइम चीफ मिनिस्टर, 5 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके, एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले लेजिस्लेटर, कहने का एक विधायक के रूप में। विनिंग 13 टर्म्स इन द असेंबली, विधानसभा में 13 बार जीतने, 13 कार्यकाल उन्होंने जीते, 13 बार वो जीते हैं। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटर का टाइम उन्होंने दिया है अपने समय में, है ना। और चीफ मिनिस्टर बने हैं कितनी बार, 5 बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। एंड नॉट लॉसिंग वंस, इवन वंस, 13 बार असेंबली इलेक्शन उन्होंने जीता और एक भी बार नहीं हारा है। करुणानिधि, ऐसे करुणानिधि वाज द इंजीनियर ऑफ मैनी ऑफ द प्रोग्रेसिव मेजर्स, प्रोग्रेसिव होता है उन्नतिकारी, बहुत सारे उन्नतिकारी उपायों या कार्यों के क्या थे, इंजीनियर थे वो, बहुत सारे उन्नतिपूर्ण कार्य उन्होंने शुरू किए और निर्माण किया। तो पूरा मीनिंग आप देखेंगे, 5 बार के चीफ मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा
सर्विंग सेवा देने वाले विधायक, या विनिंग 13 टर्म्स इन असेंबली, और असेंबली में 13 कार्यकाल मतलब 13 कार्यकाल जीतते हुए, एंड नॉट लॉसिंग इवन वंस, और एक भी बार ना हारते हुए। जो करुणानिधि ऐसे व्यक्ति थे, वाज द इंजीनियर ऑफ मैनी ऑफ द प्रोग्रेसिव मीजर्स, बहुत सारे जो उन्नतिकारी उपाय या फिर कार्य थे उनके क्या थे, इंजीनियर थे। कैसे कार्य, अडॉप्टेड बाय द स्टेट, जो कि राज्य के द्वारा किए गए थे, दिए गए थे, सिंस इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद से जो भी कार्य या जो भी उपाय मतलब राज्य ने अडॉप्ट किए थे, जिनको उन्होंने लागू किया था, उसके इंजीनियर थे, मतलब मेन प्रोड्यूसर वही थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके लिए ग्रामर पॉइंट है, सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय से, है ना। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन आता है सिंस वर्ल्ड वार फर्स्ट, मतलब पहले विश्व युद्ध से, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सिंस लगाना है, फॉन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है आपका, ये स्वतंत्रता के समय से, ये उस क्षण को बता रहा है कि जब स्वतंत्रता हमने हासिल की थी, ना कि वो ये बता रहा है कि 50 साल 60 साल, जितने समय पहले भी स्वतंत्रता साथ की मतलब हमने हासिल की, तो उस फ्रीडम, उस इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। ठीक है, कई लोग रट लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 बजे कहा तब तो हम सिंस लगा देंगे, और अगर उन्होंने 2 घंटे से कहा तो हम फॉल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कहाँ, यहाँ तो 2 बजे भी नहीं है, 2 घंटे भी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस आता है, और अगर मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया विनिंग, उन्होंने कैसे थे, 5 जो चीफ मिनिस्टर बने, लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर, जीतते हुए 13 सीटें, एंड नॉट लॉसिंग, तो एंड से इन्होंने नॉट लिखा एडवर्ब, तो फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यहाँ थी, तो अब क्या एनजी फॉर्म यहाँ पर भी डाली। ये सारी विशेषता बताते हुए, और करुणानिधि लास्ट में लिखा, तो करुणानिधि जी के लिए विशेषता आई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एज द लीडर ऑफ द्रविड़ा मुनेत्र कजगम, ये क्या है, पार्टी का नाम है इनके, DMK, द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम, मतलब इसके DMK के लीडर, एज द लीडर ऑफ DMK, मतलब लीडर DMK के लीडर के रूप में। अब ये DMK कौन है, इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। एन ऑफ शूट, एक शाखा, ऑफ द रेशनलिस्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जो तर्कवादी सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था, उसकी एक शाखा। कौन? द्रविड़ मुनेत्र कजगम, मतलब कहने का DMK पार्टी, ये एक शाखा है किसकी, तर्कवादी सामाजिक सुधार आंदोलन की। अब ये तर्कवादी सामाजिक सुधार आंदोलन है क्या, द द्रविड़ कजगम, द्रविड़ DK मतलब द्रविड़ कजगम जो है, ये जो सोशलिस्ट रिफॉर्म हुआ था, इसकी एक शाखा। कौन? द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो इसके नेता जो हैं, इसके नेता के रूप में ही वाज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर, वो एक प्रभावशाली हस्ती थे, एट बोथ, दोनों ही जगह, स्टेट राज्य में भी और नेशनल लेवल और राष्ट्रीय स्तर पर भी, वेदर इन, चाहे वो हों, और आउट या बाहर हों, ऑफ पावर, सत्ता के, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, वो राष्ट्र और मतलब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली हस्ती थे। कौन? ये DMK के लीडर। DMK कौन सी? DMK जो कि एक शाखा है सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट का। और कैसा रिफॉर्म मूवमेंट? जिसका नाम इन्होंने दिया है द्रविड़ कजगम। द्रविड़ कजगम जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन था तर्कवादी, उसकी एक शाखा के रूप में जो द्रविड़ मुनेत्र कजगम निकल के आया, इसके नेता जो ही थे, उसके नेता के रूप में वो एक बहुत ही प्रभावशाली हस्ती थी, दोनों ही जगह, एक तो राज्य में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, वेदर इन और आउट ऑफ पावर, चाहे वो इन पावर हो या फिर आउट ऑफ पावर। तो आउट ऑफ और इन दोनों प्रीपोजिशन है, और से जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड और जोड़ते हैं, तो और है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है, तो इन आउट ऑफ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, या तो इन पावर हो या फिर आउट ऑफ पावर। तो ये पावर कॉमन है, ये पावर को इन के साथ चिपका दो और आउट ऑफ के लिए भी लगा दो। तो सत्ता में तो इन पावर, आउट ऑफ पावर मतलब सत्ता के बाहर, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही एक्सेल्ड एज बोथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर। एक्सेल्ड माने उन्होंने उन्नति की, उन्होंने विकास किया, वो आगे बढ़े। एक्सेल्ड मतलब होता है बी वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करने में बहुत ही अच्छा होना। ठीक है, तो ही एक्सेल्ड, वो बहुत ही शानदार थे, एज बोथ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के रूप में, एंड ऑर्गेनाइजर, और संगठनकर्ता के रूप में। उन्होंने दोनों ही काम, प्रशासक और संगठनकर्ता दोनों के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। तो बोथ आया है, बोथ के बाद एंड आया कि नहीं है, यहाँ पे और कर देगा, बोथ के बाद और नहीं आता, एंड आता है। इस तरीके से छोटी छोटी गलतियाँ बनती है जिन्हें आपको बराबर नोटिस करता रहना है। ठीक है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, नो सूनर के बाद देन, है ना। इसी तरह बोथ के बाद एंड, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉन,
ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है आपको। तो ही एक्सेल्ड एज बोथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर, वो प्रशासक और संगठनकर्ता दोनों के रूप में उन्होंने बहुत ही वेरी गुड थे। वो एक्सेल मतलब बी वेरी गुड, तो ही वाज वेरी गुड या फिर ही एक्सेल्ड, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे थे इन सब चीज़ों में। एडॉप्टिंग डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब एडॉप्टिंग मतलब ग्रहण करते थे क्या, डिफरेंट स्टाइल्स, अलग अलग तरीके वो स्वीकार करते थे, अपनाते थे। बट लेकिन ऑलवेज डिस्प्लेइंग अ क्लिनिकल इफिशियंसी, ऑलवेज डिस्प्लेइंग हमेशा दिखाते थे, शो करते थे। क्लिनिकल मतलब होता है उपचारात्मक, इफिशियंसी मतलब कुशलता। उपचारात्मक कुशलता का मतलब होता है नैदानिक कुशलता, या कह सकते हैं जिससे हर समस्या का निदान हो सके, जिससे हर समस्या का उपचार हो सके, ऐसी कुशलता दिखाते थे वो, है ना। कब? व्हाइल इंटरेक्टिंग विथ ब्यूरोक्रेट्स, जब बातचीत करते थे ब्यूरोक्रेट्स मतलब अफसरशाहों के साथ। जब भी अफसरशाहों के साथ उनकी बात होती थी तो एक कुशलता झलकती थी, एक निवारण उनकी क्रियाकलाप में एक निवारण की भावना झलकती थी। हर समस्या का निदान करने के हिसाब से ब्यूरोक्रेट से बात करते थे। एंड पार्टी वर्कर्स, और पार्टी वर्कर्स से मतलब उनके अंदर फीलिंग्स का कोई वो जिक्र नहीं आता था वहाँ पे कि अरे ये तो हमारा बहुत बड़े का पार्टी लीडर है, काम करे चाहे ना करे, है ना। वो हर एक व्यक्ति से एफर्ट लेते थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो वर्कर हो पार्टी का, है ना। वहाँ पर जब जनता के मतलब हित की बात आती थी तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो वही है क्लिनिकल इफिशियंसी, उनके अंदर क्लिनिकल इफिशियंसी थी, उपचारात्मक कुशलता थी, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रशासक और संगठनकर्ता के दोनों के रूप में बहुत ही अच्छी मतलब कहने का भूमिका निभाई, अच्छा ही काम किया। और एडॉप्टिंग वो स्वीकार, अलग अलग स्टाइल को उन्होंने अपनाया है। ऑलवेज डिस्प्लेइंग हमेशा दिखाते थे क्लिनिकल इफिशियंसी मतलब उपचारात्मक कुशलता, जब भी इंटरेक्ट करते थे ब्यूरोक्रेट से और पार्टी वर्कर्स से, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे पढ़ते हैं। आल्दो यद्यपि हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन होता है बुद्धि, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना, किसी चीज़ को समझने की क्षमता, है ना। आल्दो हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वाज ऑफन कंट्रास्टेड, उनकी जो मतलब प्रशासनिक कुशलता है, प्रशासनिक बुद्धि है, कुशाग्रता कह सकते हो आप, वाज ऑफन वो अक्सर कंट्रास्टेड विथ मतलब कंपेयर्ड विथ, उसकी हमेशा तुलना की जाती थी। द वेलफेयरिज्म कल्याणकारिता ऑफ हिज पॉलिटिकल राइवल, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एमजी रामचंद्रन से, उनके जो प्रतिद्वंदी एमजी रामचंद्रन से हमेशा ही उनके कुशाग्रता की मतलब कहना तुलना की जाती थी, है ना। कि वेलफेयरिज्म ऑफ पॉलिटिकल एमजी मतलब कहने का उनके प्रशासनिक कुशाग्रता जो थी, कितने कुशल थे वो, उसकी तुलना हमेशा ही उनके प्रतिद्वंदी एमजी रामचंद्रन के वेलफेयरिज्म मतलब कहने का कितना वो कल्याण कर रहे हैं एमजी रामचंद्रन, उससे तुलना की जाती थी। लेकिन ऐसा तो होता था, लेकिन फिर भी करुणानिधि वाज नॉट बियॉन्ड द ड्रॉ ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म होता है लोकप्रियता, ठीक है। वो ड्रॉ मतलब होता है अट्रैक्शन, मतलब कहने का करुणानिधि जो थे नॉट बियॉन्ड, वो परे नहीं थे अट्रैक्शन ऑफ पॉपुलिज्म, जनता की लोकप्रियता और प्रेम से वो परे नहीं थे, मतलब उन्हें फिर भी लोगों का प्रेम और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, ठीक है। तो बियॉन्ड द ड्रॉ ऑफ पॉपुलिज्म, ड्रॉ ऑफ समथिंग मतलब अट्रैक्शन ऑफ समथिंग, लोगों को अट्रैक्ट करने में वो चूके नहीं, वो हमेशा अट्रैक्शन में बने रहे, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है। तो यद्यपि उनकी कुशाग्रता की तुलना एमजी रामचंद्रन से की जाती थी उनके वेलफेयरिज्म से, लेकिन फिर भी वो लोगों के लोकप्रिय बने रहे, ठीक है। एक्सटेंडिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बढ़ाते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम वही है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहने का जन वितरण प्रणाली को बढ़ाते हुए, एंड इंक्रीजिंग फूड सब्सिडी, और फूड सब में सब्सिडी को बढ़ाना, वेयर कपल्ड विथ एफर्ट्स, उसमें कपल्ड विथ मतलब जुड़ा हुआ था, लिंक्ड विथ जुड़ा हुआ था, एफर्ट्स ऐसे प्रयासों से, एफर्ट्स एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब कहने का रोजगार पैदा करना, एंड इंकरेजिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और जो औद्योगिक निवेश है उसको बढ़ावा देने से, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बढ़ावा मतलब के क्षेत्र को बढ़ाना और फूड सब्सिडीज़ को बढ़ा देना, ये दोनों ही ऐसे प्रयास, इन दोनों में ही जो वृद्धि की गई थी भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ा देना और फूड सब्सिडीज, तो ये क्यों जोड़ा गया था, इसको उन प्रयासों से जोड़ा गया था, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार पैदा करने के प्रयास, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और
मतलब औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के प्रयास, इन दोनों ही प्रयासों से इन दोनों चीज़ों को जोड़ा गया था, ठीक है। टुवार्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, उनके राजनीतिक कैरियर का लेटर पार्ट, LATTER, लेटर माने बाद वाला, फॉर्मर माने पहले वाला, लेटर तो राजनीतिक, जब उनकी राजनीतिक कैरियर, उनका मतलब कहने का फिनिश टाइप होने लगा, या उन्होंने संन्यास टाइप एक तरह से ले लिया, जब मतलब कहने का काफ़ी वो स्थिति हो गई, तो लेटर पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, उनके पॉलिटिकल कैरियर के बाद का जो भाग था, अंश था, उसमें ही इम्यूलेटेड हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स, एमुलेटेड मतलब होता है वर्क विथ, उन्होंने साथ में काम किया हिज पॉलिटिकल अपोनेंट, अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी MG रामचंद्रन एंड जयललिता के साथ, किस मामले में, इन हैंडलिंग आउट फ्री बीज इनडिस्क्रिमिनेटली, फ्री बीज मतलब होता है मुफ्त में वस्तुएं दान करने में उन्होंने काम किया, डिस्क्रिमिनेटली होता है भेदभाव के साथ, इनडिस्क्रिमिनेटली बिना भेदभाव के, टू एवरी हाउस होल्ड, हर परिवार को, हाउस होल्ड माने परिवार, फैमिली, रिच गरीब हो या मतलब अमीर हो, और पुअर या गरीब हो, मतलब कहने का ही एमुलेटेड हिज पॉलिटिकल अपोनेंट, उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ काम किया, MGR और जयललिता के साथ, क्योंकि ये सब क्या है, AIDMK की पार्टी की है ना, ये जयललिता जी और ये MGR, ये सब है ना प्रतिद्वंदी, तो और बल्कि ये DMK पार्टी के हैं, तो वही उन्हीं का कहने का मतलब है कि इन्होंने काम किया इन हैंडिंग आउट मतलब ये फ्रेज है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, ठीक है, क्या, फ्री बीज, मुफ्त में वस्तुएं या चीज़ें, इनडिस्क्रिमिनेटली, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बिना भेदभाव के, है ना, डिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध भी कहते हैं, अंधाधुंध यानी बिना भेदभाव के, है ना, द जनरल डायर फायर्ड इन जलियांवाला बाग, इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध फायरिंग कर दी उसने, है ना, तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग आता है वहाँ पे वर्ड, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध तरीके से, टू एवरी हाउस होल्ड मतलब हर परिवार को, गरीब हो चाहे अमीर, इस प्रकार से उन्होंने हैंड आउट की चीज़ें, ठीक है ना, और इसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स का भी सपोर्ट लिया। आगे बढ़ते हैं, ही वाज ए क्रूसेडर फॉर फेडरलिज्म, क्रूसेडर मतलब होता है योद्धा या संहारक कह सकते हैं आप, वह एक योद्धा थे फॉर फेडरलिज्म मतलब कहने का संघवाद के लिए वो एक योद्धा थे, मतलब कि सारी चीज़ें अगर सेंटर से रिमोट मतलब सेंटर से ऑपरेट की जाएं, इसके वो विरोध थे। उनका कहना क्या था, उनका कहना रहा होगा कि हर राज्य अपने खुद की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे और उसे संचालन करे। अब बहुत संघवाद पे वो विश्वास नहीं करते थे, वही कह रहे हैं कि ही वाज ए क्रूसेडर फॉर फेडरलिज्म, वो संघवाद के विनाशक या संहारक या कह सकते हैं योद्धा थे। ऑफन स्टैंडिंग अप टू द सेंटर, स्टैंड अप टू समबडी, ये एग्जाम में आ चुका है, स्टैंड अप टू समबडी मतलब रजिस्ट समबडी, हमेशा अक्सर, हमेशा नहीं ऑफन, अक्सर वो विरोध करते थे केंद्र का फॉर द स्टेट्स राइट मतलब राज्य के अधिकारों के लिए, स्टैंडिंग अप टू द सेंटर और स्टैंडिंग अप फॉर द स्टेट राइट मतलब वो हमेशा अप टू सेंटर का मतलब होता है विरोध करते केंद्र का, और स्टैंड अप फॉर द स्टेट राइट और राज्य के मतलब कहने का राज्य के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, है ना, इस हिसाब से। तो स्टैंड अप टू समबडी का मतलब होता है विरोध में मतलब रजिस्ट करना किसी को, और स्टैंड अप टू की जगह अगर फॉर कर दें तो स्टैंड अप फॉर समबडी का मतलब क्या होता है, समबडी समथिंग मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट करना, उसे प्रमोट करना, ये मतलब होता है। ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपोनेंट, फॉरमोस्ट का मतलब क्या है, फॉरमोस्ट का मतलब हो गया आपका, ये अपोनेंट आपका नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो फॉरमोस्ट सुपरलेटिव डिग्री इसलिए आर्टिकल दा भी आया, एडवर्ब होता तो हो सकता है ना आता। तो फॉरमोस्ट क्या है, तो फॉरमोस्ट यहाँ पर आपका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फॉरमोस्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोनेंट्स ऑफ इमरजेंसी आपातकाल लागू करने के जो विरोधी थे उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी थे, मतलब ये क्या इमरजेंसी विरोध करने वालों में इनका भी नाम था, ये भी बहुत ही बड़े विरोधी थे इमरजेंसी आपातकाल लागू करने के लिए। इन 1976 1976 में एंड 1991 और 1991 में हिज गवर्नमेंट्स वेयर डिसमिस्ड, इनकी सरकारों को वेयर डिसमिस्ड खारिज कर दिया गया बाय सेंटर केंद्र के द्वारा। द फर्स्ट टाइम पहली बार मतलब कहने का 2 बार खारिज किया गया मतलब गिरा दिया गया सरकारों को, किस कारण से, फर्स्ट टाइम पहली बार साइटिंग उल्लेख करते हुए करप्शन माने भ्रष्टाचार का, पहली बार तो भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए साइटिंग करप्शन चार्जेस भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख करते हुए, एंड सेकेंड टाइम और दूसरी बार साइटिंग सपोर्ट टू द टेरर आउटफिट होता है संगठन, परगना, वो मतलब कहने का संगठन टाइप का, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि दूसरी बार किस लिए उल्लेख करते हुए समर्थन का
कि वो आतंकवादी संगठन को समर्थन दे रहे हो, इसको भी इसका उल्लेख करते हुए उन्हें दूसरी बार बहिष्कार कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। कौन सा आउटफिट था? तो इन्होंने फिर किसी ने पोजीशन से इन्फॉर्मेशन डाली, द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जो LTTE है यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ऐसे आतंकवादी समूह को, संगठन को सपोर्ट करने का उल्लेख करते हुए दूसरी बार उनकी गवर्नमेंट को, और पहली बार करप्शन के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी गवर्नमेंट को केंद्र के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। कब? 1976 में पहली बार। कब? भ्रष्टाचार के आरोप में, और 1991 में टेरर आउटफिट को क्या सपोर्ट करने के आरोप में। ठीक है ना, ये चीज़। आउटफिट का मतलब एक चीज़ वो पहनावा भी होता है, पोशाक, ठीक है, तो आउटफिट्स ये भी होता है। आउटफिट का मतलब संगठन भी होता है, तो ये कई बार आता है आउटफिट संगठन के रूप में। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका आ चुका है, तो इसलिए आपको इसे याद करना चाहिए। ठीक है, साइट वर्ड भी आ चुका है। साइट माने होता है उल्लेख करना, किसी चीज़ का जिक्र करना। ठीक है, मेंशन समथिंग, MENTEON, TION, ये एग्जाम में आ चुकी है। TION ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और साइट ये भी एग्जाम में, दोनों साइनोनिम के रूप में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करना है। आउटफिट हो ही गया आपका। आगे पढ़ते हैं। इन हिज होम स्टेट, उनके गृह राज्य में, ही रैन द DMK विथ एन आयरन हैंड। आयरन हैंड मतलब होता है स्टेडली, सेवरली, बहुत ही कड़ाई के साथ उन्होंने, बहुत ही मजबूती के साथ DMK को चलाया। रैन द DMK मतलब DMK पार्टी का उन्होंने संचालन किया अपने गृह राज्य में, है ना। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही प्रोवाइडेड सम स्पेस, उन्होंने कुछ स्थान दिया फॉर द सेकंड रंग। सेकंड रंग मतलब होता है दूसरे रंग, मतलब होता है सीढ़ी, दूसरा पायदान। ठीक है, दूसरे पायदान को उन्होंने स्थान दिया, दूसरा प्रयास किया। इवन इंडल्जिंग द ओल्ड ऑड डिसेंटर, ऑड मतलब होता है जो अब भद्दे, डिसेंटर मतलब कहने का जो कि असमर्थक, या फिर कहते हैं विरोधी, जो विरोधी थे, जो सहमत नहीं थे उनकी बात से, उनको भी शामिल करके। नाउ एंड देन, एज लॉन्ग एज देयर वाज नो थ्रेट, क्योंकि लंबे समय तक उनको क्या, कोई भी खतरा नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, टू हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व को, लंबे समय तक उनके नेतृत्व को कोई भी खतरा नहीं हुआ, कोई भी चेतावनी या धमकी नहीं मिली, इस हिसाब से आप कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, है ना। और उन्होंने कुछ स्पेस भी दूसरे पायदान के लिए मेंटेन किया। कब? साथ में इंडल्जिंग, इवन इंडल्जिंग, और इसमें एक ऑड डिसेंटर के रूप में भी मतलब बने रहे, मतलब एक विरोधी के रूप में भी बने रहे अन्य पार्टियों के लिए, या फिर कहने सेंटर के लिए। तो मतलब बहुत सारे काम उन्होंने किए। DMK को आयरन हैंड से मतलब कहने का बहुत ही वो जटिलता के साथ, या फिर सेवरली, बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने डील किया। उसी समय उन्होंने कुछ स्पेस मेंटेन किया अपने दूसरे पायदान के लिए। दूसरे पायदान मतलब कहने का फिर से और मतलब कहने का उन्नत होने के लिए, और ज़्यादा फेम करने के लिए, या फिर और अच्छा शासन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इंडल्जिंग, और साथ साथ एक विरोधी के रूप में भी बने रहे। और उसके बाद देयर वाज नो थ्रेट टू हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व को, उनके लीडरशिप को कोई खतरा नहीं था उसके बावजूद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट्स मतलब कहने का जिले के सचिवालय, सेक्रेटरीज होता है आपका वो सचिव। ठीक है, जिले के सचिव एंड मिनिस्टर्स, और जो मंत्री हैं, हैड अ लॉन्ग रीन मतलब लॉन्ग रीन का मतलब होता है लंबा कार्यकाल, उनका लंबा कार्यकाल था अंडर हिम, उनके दौरान। जब ये मतलब कहने का यही मुख्यमंत्री रहे होंगे, उसी समय कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जो थे और मिनिस्टर्स थे, उनके बहुत लंबे लंबे कार्यकाल थे। जब 5 बार ये खुद ही CM बने, तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा लंबा कार्यकाल इनके अंडर में लोगों ने रहा होगा। ठीक है, हिज लॉन्गिटी, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। हिज लॉन्गिटी परमिटेड हिम द लीवे, मतलब हिज लॉन्गिटी, उनकी लॉन्गिटी को आप पढ़ सकते हैं, लॉन्गिविटी मतलब लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो उनका जो लंबा जीवन था, परमिटेड हिम, उसने उनको अनुमति दी, द लीवे मतलब होता है फ्रीडम, उनके लंबे जीवन ने उन्हें एक ऐसी फ्रीडम दी टू प्रमोट हिज इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। इमीडिएट होता है सगे संबंधी परिवार के। ठीक है, जैसे इमीडिएट जैसे फैमिली मेम्बर्स कह दें तो आपका फिर क्या हो जाएगा, फैमिली मेम्बर्स में आप कह दोगे चाचा हो गया, फूफा हो गया, इस तरह करके। लेकिन अब इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो गया तो जैसे फिर आप इस तरह कहोगे, भाई हो गया, बेटा हो गया, पोता हो गया, है ना, बहू हो गई, इस तरह करके। तो मतलब अपने सगे संबंधी जो काफ़ी रिलेटेड है, बहुत ही नज़दीकी सब आप इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को कह सकते हैं, नज़दीकी परिवार के जो सदस्य थे, जो नज़दीकी हैं, दूर का मामा का ऐसा नहीं, बल्कि नज़दीकी जो रिलेटेड है उनको कह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लंबे जीवन कार्यकाल, मतलब उनका जो लंबी लाइफ थी 94 ईयर्स की, उसमें उसने उन्हें क्या दी, द लीवे, फ्रीडम दी टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, हिज इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, मतलब कहने का अपने नज़दीकी परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए, टू पोजीशंस, ऐसी स्थितियों में, पोजीशंस ऐसी स्थितियों में, ऑफ द पावर, सत्ता की ऐसी स्थितियों में मतलब पोजीशन बनाने के लिए, विद इन द पार्टी के अंदर, एंड द गवर्नमेंट और सरकार में और पार्टी के अंदर
अच्छी पोजीशन में प्रमोट करने के लिए नज़दीकी सगे मतलब नज़दीकी परिवार के सदस्यों को भी उनके जीवन ने अनुमति दी। मतलब उनका इतना बड़ा जीवन था कि उन्होंने पर्याप्त रूप से जो चाहा वो किया। लीवे होता है फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, मतलब वो करने की स्वतंत्रता जो आप चाहते हो, है ना। और उन्होंने किया क्या, टू प्रमोट, अपने परिवार के सदस्यों को भी बढ़िया, मतलब अपना भी पेट खूब भरा, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। हिज डिजाइनेटेड सक्सेसर, डेजिग्नेटेड सक्सेसर, उनका जो नियुक्त, उनके द्वारा नियुक्त किए गए सक्सेसर मतलब कहने का उत्तराधिकारी, ये कह सकते हो आप। तो उनके जो डिजाइनेटेड सक्सेसर थे वो कौन थे, हिज यंगर सन एम के स्टालिन, उनका नाम क्या है, एम के स्टालिन। तो उनके छोटे बेटे एम के स्टालिन हैड टू वर्क, उनको भी काम करना पड़ा, हिज वे, उन्हीं की तरह, अप द पार्टी लैडर, मतलब पार्टी लैडर, पार्टी की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब जैसे कि भाई इन्होंने बहुत वर्क किया, मतलब उन्नति के लिए या फिर अपनी पार्टी को एक अच्छी जगह पहुंचाने के लिए, निसंकोच आप कह सकते हो कि ये जो एम करुणानिधि जी हैं इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया। तो उसी तरह इनके डिजिग्नेटेड सक्सेसर, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, उस सक्सेसर इनके बाद जो आने वाले थे, उत्तराधिकारी क्या कहें आप, उनके बाद जो आने वाले थे वो क्या, हिज यंगर सन, उनके जो छोटे बेटे एम के स्टालिन थे, हैड टू वर्क हिज वे, उन्हीं की तरह उन्हें काम करना पड़ा, अप द लैडर, पार्टी लैडर, पार्टी की सीढ़ियों में चढ़ने के लिए, फ्रॉम ऑर्डिनरी वर्कर, एक साधारण वर्कर से, एंड यूथ विंग लीडर, और यूथ विंग लीडर मतलब फिर नवयुवकों के लीडर के रूप में, बिफोर, इसके पहले की, बीइंग एकोमोडेटेड इन द टॉप रंग, कि एकोमोडेटेड मतलब होता है स्थान देना, उन्हें स्थान दिया जाए। बीइंग एकोमोडेटेड पैसिव, मतलब एकोमोडेट होता है कि स्थान दिया देना, लेकिन बीइंग एकोमोडेटेड मतलब उन्हें खुद को स्थान दिया जाना। इन द टॉप रंग मतलब होता है ऊंचे पायदानों पे, ऑफ द पार्टी के एंड गवर्नमेंट के, पार्टी और गवर्नमेंट के ऊंचे पायदानों में स्थान दिए जाने के पहले यूथ विंग मतलब कहने का एक नौजवान नेता के रूप में, एंड ऑर्डिनरी, और उसके बाद फिर ऑर्डिनरी एक आम पार्टी वर्कर के रूप में उन्होंने क्या, एम के स्टालिन को, उनके छोटे बेटे एम के स्टालिन को काम करना पड़ा, ठीक है। हैज़ वर्क हिज वे, उन्हीं की तरह, ठीक है, पार्टी लैडर में चढ़ने के लिए। जबकि और दूसरा पक्ष ये कह रहे हैं, बट लेकिन एल्डर सन, जो बड़ा बेटा था एम के अलागिरी एंड ग्रैंड नेफ्यू, और जो उनके मतलब ग्रैंड नेफ्यू थे कौन, दयानिधि मारन, ठीक है। तो उनके जो बड़े बेटे एम के अलागिरी और उनके जो ग्रैंड नेफ्यू दयानिधि मारन थे, वे रिवार्डेड विथ कैबिनेट बर्थ्स इन देयर वेरी फर्स्ट टर्म इन लोकसभा, उनके पहले ही लोकसभा के कार्यकाल में उन्हें क्या, कैबिनेट की सीटें मिल गई, है ना। तो एम के अलागिरी जो बड़े बेटे थे और ग्रैंड नेफ्यू जो दयानिधि मारन थे, उनको रिवार्डेड विथ, उनको बस पुरस्कार के रूप में एक तरह से कह सकते हैं, फ्री में कैबिनेट की बर्थ मिल गई लोकसभा में। लेकिन जो एम के स्टालिन थे, इनको ये जो करुणानिधि जी हैं इन्हीं की तरह संघर्ष करना पड़ा, ये कहने का मतलब था इनके, ठीक है। करुणानिधि विल बी, आगे पढ़ते हैं हम इसे, करुणानिधि विल बी रिमेंबर्ड, करुणानिधि जी को याद किया जाएगा, फॉर बीइंग एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एस्टिट्यूट मतलब होता है कुशल, बहुत ही कुशल, चतुर कह सकते हैं, चालाक भी कह सकते हैं, चालाक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, मतलब एक कुशल कह सकते हैं और चतुर कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें एक चतुर पॉलिटिशियन, एक उचित मतलब कहने का कुशाग्र पॉलिटिशियन के रूप में इन्हें जाना जाएगा, ठीक है। फॉर बीइंग एन एस्टिट्यूट, एस्टिट्यूट ये होता है आपका क्लेवर ही होता है काफ़ी मामले में, ठीक है। एस्टिट्यूट क्लेवर का साइनोनिम होता है, और ये क्लेवर का साइनोनिम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इस पर फोकस करेंगे। 1-1 सब्स्टिट्यूशन में भी ये आ चुका है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और इसको याद रखना है। चतुर नेता के राजनीति के रूप में ये क्या याद किया जाएगा इन्हें, 1 एक ऐसे, विथ अ क्विक विट मतलब होता है तेज बुद्धि, एंड रेडी रिपार्टी, रेडी मतलब होता है तत्काल, रेडी मतलब तैयार, और रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी होता है मतलब कोई कुछ कहे तत्काल रूप से मुंह पे उसके जवाब देना। तो मतलब इनको कैसे याद किया जाएगा, तो अब ये बता रहे हैं कि करुणानिधि विल बी रिमेंबर्ड, करुणानिधि जी को याद किया जाएगा एक कुशल राजनीति, एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में और चालाक राजनीतिक के रूप में, और एक ऐसे व्यक्ति विथ अ क्विक विट, जिसके पास बहुत ही तत्काल, बहुत ही तेज बुद्धि हो और तत्काल हाजिर जवाबी देने की क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में भी इन्हें जाना जाएगा। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक योग्य प्रशासक के रूप में भी जाना जाएगा। विथ एन अनकैनी आई, जिनकी अनकैनी मतलब होता है स्ट्रेंज, जिनकी बहुत अजीब आंखें हैं, फॉर डिटेल मतलब हर चीज़ की डिटेल जानने के लिए। एंड अकीन, और एक उत्सुकता है, उत्सुकता भरा भाव है, ऑफ द ओकेजन मतलब अवसरों में, मतलब यकीन सेंस ऑफ ओकेजन मतलब हर अवसर, हर सेलिब्रेशन को जानने का या हर चीज़ की डिटेल को जानने का एक तो उत्सुकता भी है उनके अंदर, और स्ट्रेंज बहुत ही अजीब आंखें भी हैं, निगाह उनकी जो विलक्षणता है वो प्रतिभा भी उनकी बहुत तेज है।
किसके साथ? एक योग्य प्रशासक के साथ। इसके रूप में भी करुणानिधि को रिमेंबर किया जाएगा, है ना। एंड एज एन एल्डर स्टेट्समैन, और एक मतलब बुजुर्ग राजनेता के रूप में भी जाना जाएगा। कैसा राजनेता? हु कुड टेक द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ इवेंट्स, जो कि कुड मतलब सका, टेक द लॉन्ग टर्म इतना लंबा कार्यकाल, व्यू ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का, एंड इश्यूज मुद्दों, वो घटनाओं और मुद्दों के देखने का इतना लंबा कार्यकाल जो कि व्यतीत कर सका, ऐसे बड़े मतलब बुजुर्ग राजनेता के रूप में भी इन्हें जाना जाएगा। जो 5 बार सीएम रहे, सोचिए, है ना। 13 बार वो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहने का मतलब उन्होंने सीट जीती, और एक भी बार नहीं हारे, सोचने की बात है। ही स्ट्रैडल्ड डिफरेंट जनरेशंस, मतलब कहने का वो स्ट्रैडल्ड मतलब होता है एग्जिस्ट विद इन समथिंग, किसी चीज़ के बीच में बने रहना, ठीक है। तो ये मतलब कहने का होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के बीच में बने रहना। तो वो तो पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने व्यक्ति मतलब कहने का एक्सप्लेन भी किया है कि ही स्ट्रैडल्ड डिफरेंट जनरेशंस एंड कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स, मतलब कहने का वो एग्जिस्ट करते रहे, वो बने रहे अलग अलग पीढ़ियों के बीच में, एंड कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स, और मतलब कहने का तुलनात्मक ये जो विश्व है इसके बीच में, जहाँ पर हर व्यक्ति की दूसरे से तुलना होती है, ऐसी जगह वो बने रहे। और अलग अलग जनरेशन्स को उन्होंने 94 ईयर्स में, सोचिए कितनी, हर 25 साल में 40 साल में एक नई जनरेशन चेंज हो जाती है। 40 साल में उन्होंने 2 जनरेशन को जिया, एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो कंट्रास्टिंग वर्ल्ड में बने रहे विथ अ रिफ्लेक्सिव ईज। रिफ्लेक्सिव ईज मतलब होता है, और कैसा वर्ल्ड जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ईज होती है। एक सरलता किस प्रकार, रिफ्लेक्सिव प्रकार की होती है, मतलब कहने का जैसा आप करते हो वैसा ही आपको देखने को भी मिलता है। इस प्रकार की प्रतिभा के साथ जो विश्व है, ऐसे विश्व को उन्होंने जिया है, ठीक है। विथ हिज पासिंग, उनके गुजरने के साथ, लेस देन 2 ईयर्स आफ्टर हिज राइवल जयललिता सकम्ड टू इलनेस। सकम टू इलनेस होता है बीमारी से मर जाना, सकम टू डेथ मतलब मृत्यु हो जाना, ठीक है। सकम्ड मतलब होता है मर जाना, टू मतलब होता है जिस कारण से, तो इलनेस मतलब बीमारी के कारण, ठीक है। प्रीपोजिशन टू बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है, बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस पर क्वेश्चन भी बन चुके हैं, ये स्पॉटिंग एरर में भी आ चुका है आपका, तो इसलिए आपको ध्यान देना है सकम टू, और उसके बाद जो बीमारी जिससे मर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो सकम टू इलनेस मतलब बीमारी से, तो बीमारी से जो इनकी राइवल है 2 साल पहले, 2 साल से भी कम हुआ है, 2 साल जो इनकी राइवल, इनकी प्रतिद्वंदी जो जयललिता हैं वो बीमारी के कारण मर गई। तो उनके गुजरने के 2 साल से भी कम समय के बाद इनका गुजरना क्या, तमिलनाडु के साथ क्या, तमिलनाडु इज स्टेयरिंग एट अ ह्यूज पॉलिटिकल वॉइड। ह्यूज मतलब विशाल, पॉलिटिकल व्यूड मतलब होता है राजनीतिक स्थान, एक बहुत ही बड़े राजनीतिक स्थान की तरफ मतलब तमिलनाडु घूर रहा है। तमिलनाडु घूरने का मतलब क्या होता है कि तमिलनाडु को डिमांड है एक बहुत बड़े राजनीतिक स्थान, एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्थान तमिलनाडु में खाली हो रहा है। जयललिता जी का चले जाना, उसके बाद करुणानिधि जी का चले जाना, तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक गैप, एक पॉलिटिकल वॉइड, पॉलिटिकल गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, पॉलिटिकल प्लेस क्रिएट कर रहा है। वन एक दैट विल बी वेरी हार्ड टू फिल, मतलब दैट विल बी वेरी हार्ड टू डू, एक ऐसी चीज जो कि क्या है, अभी दैट एक तो कंजंक्शन है, आप दैट 2 बार ये नहीं सोचेंगे कि मिसप्रिंट लिखा। वन दैट एक तो ये आपका क्या है, कंजंक्शन के टाइप में हो गया, और फिर ये दैट क्या हो गया, ये आपका विल का सब्जेक्ट हो गया। ऐसे आपका ये वन दैट एक ऐसी चीज दैट जो कि दैट विल बी वेरी हार्ड टू फिल, जिसे कि भरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझेंगे दैट क्यों आया है, ठीक है ना, तो जिसे भरना की बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिल विल बी वेरी हार्ड टू फिल, ठीक है ना। तो 2 स्थान खाली होना और इनकी जगह लेना, एक ऐसे दिग्गज नेताओं का आना, ऐसे राजनेताओं का आना जिन्होंने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, तो उनकी सीट वैकेंट होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तमिलनाडु इज स्टेयरिंग एट ए ह्यूज पॉलिटिकल वॉइड, एक बहुत बड़े स्थान जो है तमिलनाडु में खाली हो गया है। तमिलनाडु एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वॉइड, पॉलिटिकल गैप, पॉलिटिकल स्पेस की ओर क्या कर रहा है, घूर रहा है। स्टेयर मतलब होता है घूरना, निहारना, ठीक है, तलाश कर रहा है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम कुछ वॉकैब्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी वॉकैब्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था एंड ऑफ एन एरा, इसको मतलब क्या होता है, ये जनरली मीनिंग है, आप याद कर सकते हैं, पढ़ने में आपको स्थान होगा। फाइनल पार्ट ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का जो अंतिम पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंड ऑफ एन एरा, ठीक है, मतलब कहने का युग का अंत, एक युग का अंत, या कह सकते हैं अंतिम
बिंदु, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। वॉइड जब नाउन होता है, इन चीज़ों को आप जान लीजिए। आपका एडजेक्टिव पे क्वेश्चन बन चुका है, वर्ब पे क्वेश्चन बन चुका है, बट वॉइड पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये वॉइड होता है नाउन, इसका मतलब ए लार्ज एम्प्टी स्पेस। जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है एक लार्ज एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान, ठीक है। अब वॉइड जब एडजेक्टिव होता है, ये पूछा जा चुका है, वॉइड ऑफ समथिंग, कंप्लीटली लैक ऑफ समथिंग, या डिवॉइड, ठीक है। दोनों ही मतलब होता है। नल एंड वॉइड आप कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, खाली, मतलब कहने का। नल एंड वॉइड तो एक फ्रेज टाइप होता है, मतलब इडियम्स, तो उसका मतलब होता है खारिज करना। तो यहाँ पे वॉइड जो है, यहाँ पे है किसी चीज़ का अभाव, तो वॉइड ऑफ समथिंग मतलब लैक ऑफ समथिंग, ये चीज़ आपको समझना है। वॉइड जब वर्ब होता है तो टू स्टेट ऑफिशियली, ये बात मतलब ऑफिशियली आधिकारिक रूप से घोषणा करना दैट समथिंग इज़ नो लॉन्गर वैलिड, कि कोई भी चीज़ लंबे समय तक वैलिड नहीं है। नलीफाई कर देना, खारिज कर देना, वही होता है, ठीक है। तो वॉइड का मतलब एक नलीफाई करना या फिर इनवैलिडेट करना, वैलिड ना करना, यानी इनवैलिड घोषित कर देना, खारिज करना, ये वॉइड वर्ब होता है, तब मीनिंग होता है। और इन दोनों को आपने जाना ही, ठीक है। ऑफशूट होता है शाखा, अ थिंग दैट डेवलप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से विकसित होने वाली, चाहे वो कोई पार्टी हो जो कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप हो रही हो, है ना, वो भी शाखा हो सकती है। तो ऑफशूट मतलब एक जनरली शाखा होती है जो किसी एक चीज़ से डेवलप होती है। एक्सेल इन समथिंग या एट समथिंग, टू बी वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा होना, है ना। तो ही, जैसे कि ही एक्सेल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा होना, तो एक्सेल इन समथिंग या एट समथिंग, इस हिसाब से आपको करना है। दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक्यूमेन होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल, मतलब चीज़ों को समझने और निर्णय लेने की क्षमता, क्विकली तेज़ी से, एंड वेल और अच्छे से, ये कुशाग्रता कहते हैं। एक्यूमेन एग्जाम में आ चुका है ये, तो इसे ध्यान देना। ये तो आपका उसमें आया है, एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछा जा चुका है। ऑफशूट अभी तक नहीं आया, तो आप इसे ध्यान देंगे। कंट्रास्ट ए विथ बी, इसका प्रीपोजिशन विथ कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कंट्रास्ट ए विथ बी मतलब कंपेयर ए विथ बी, ठीक है, कंपेयर विथ समथिंग। फ्री बी क्या होता है, समथिंग दैट इज गिवन टू समबडी विदाउट पेमेंट, किसी को कोई चीज़ फ्री में देते हो तो वो फ्री बी होता है, ठीक है। हैंड समथिंग आउट टू समबडी, ये हैंड आउट समथिंग टू समबडी, ये भी ऐसे भी होता है, या हैंड समथिंग आउट टू समबडी, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर, जैसे कि द मिनिस्टर गेव 10 लाख चेक, या फिर हैंड आउट 10 लाख चेक्स टू 10 पर्सनस, मतलब 10-10 लाख के चेक 10 लोगों को हैंड आउट किए, मतलब वितरित किए। तो हैंड आउट की जगह हैंड ऑफ कर देगा, हैंड इन कर देगा, इस हिसाब से बदल बदल करके और क्वेश्चन बना देगा वहाँ पे। तो हैंड आउट वितरित करने के लिए अगर आता है, टू गिव थिंग्स टू समबडी, किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूट आएगा, मतलब कहने का इसकी जगह हैंड आउट, हैंड के साथ आउट लगाओगे, ना कि और कुछ इन या ऑफ लगाओगे। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हैंड आउट मतलब वितरित करना। क्रूसेडर क्या होता है, क्रूसेडर योद्धा होता है, संहारक भी होता है, ठीक है। स्टैंड अप टू समबडी, अप टू समबडी मतलब होता है रजिस्ट समबडी, और फॉर समबडी के लिए मतलब कहने का टू सपोर्ट और डिफेंड समबडी, ठीक है। तो समर्थन करना तो स्टैंड अप फॉर, और विरोध करना स्टैंड अप टू, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये स्टैंड अप फॉर पे तो बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, इस पर कम ही क्वेश्चन बना है, तो इसलिए दोनों को याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्रूसेडर भी आपका एग्जाम में आ चुका है, हैंड आउट भी आ चुका है, फ्री भी नहीं आया, इस पर क्वेश्चन बन चुका है। तो आपके कहीं ना कहीं एक दो को छोड़ के लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं। जो नहीं याद है वो आप याद कर सकते हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और वर्ड्स। लॉन्गेविटी होता है लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन। लीवे होता है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम, अमाउंट और ऑफ फ्रीडम टू डू समथिंग इन अ वे यू वांट, जिस हिसाब से आप मतलब करना चाहते हो उस हिसाब से आप करो, इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता, जिसे हम आज़ादी कह सकते हैं ना। तो करुणानिधि जी को भी तो लीवे मिली थी अपने परिवार वालों को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो वही चीज़ था। एस्ट्यूट क्या होता है, एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर। वेरी क्लेवर एंड क्विक एट सीइंग व्हाट टू डू एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है इसके लिए ये सोचने में बहुत ही चतुर और तेज तर्रार, तो उसे हम कहते हैं चतुर, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना है। रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी, है ना। एक कोई आप बात करते हो उसका तत्काल रूप से जवाब दे देना बिना वेट किए, है ना। अनकैनी होता है, ये एग्जाम में आ चुका है, अनकैनी भी आ चुका है, हाजिर जवाबी तो कई बार आ चुका है, अनकैनी तो काफ़ी रिपीट, इस समय बहुत रिपीट हो रहा है। रिपार्टी पहले आता था, अभी इस समय नहीं आ रहा, हो सकता है आ जाए। एस्ट्यूट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर आया हुआ है, ये दोनों नहीं आए हैं, ठीक है। तो रिपार्टी हाजिर जवाबी। अनकैनी होता है स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जिसे मतलब व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो, अजीब हो, विलक्षण प्रतिभा टाइप का, ठीक है। स्टेट्समैन होता है राजनेता, ये कभी हिंदी आपको पढ़ना पड़ जाए, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो स्टेट्समैन को क्या पढ़ोगे, राजनेता पढ़ोगे। स्टैडल समथिंग अभी तक एग्जाम में नहीं आया, आ सकता है क्योंकि नया वर्ड है, याद कर लीजिएगा। टू एग्जिस्ट विद इन और इंक्लूड डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग पीरियड में के बीच में स्थान बनाना, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कहने का बने रहना, है ना। जैसे कि करुणानिधि क्या थे, ही स्टैडल विथ
डिफरेंट जनरेशन्स, वो अलग अलग जनरेशन के बीच में उन्होंने शासन किया, अलग अलग जनरेशन को देखा। तो ये था आज के वोकैब्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।